सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा अंग्रेज की कुव्वत व इख्तियार की अलामत था, इसीलिए उसे बेपनाह इख्तियारात भी अता किए गए थे। डेप्यूटी कमिश्नर अपने जिले में एक छोटा सा बेताज बादशाह हुआ करता था। अमने आमा, तरक्याती मंसूबे, सियासी जोड़ तोड़, यहाँ तक एक हद तक इंसाफ की फराहमी भी इसी अमृत धारे की जिम्मे थी। मालिया और आबियाना चूंकि यही दोनों टैक्स ही थे जिससे हुकूमत चलती थी। इनकम टैक्स और कस्टम तो बराए नाम थे। यही वजह है कि डेप्यूटी कमिश्नर ही कलेक्टर भी होता जो ये महसूलात वसूल करता। इस कदर महदूद पैमाने पर लगाए गए इन दोनों टैक्सों से पूरे बरे सगीर का निजाम चलता था और साथ ही सालाना 5 करोड़ पाउंड ताजे बरतानिया के अखराजात के लिए लंदन भी भेजा जाता था। अंग्रेज ने इस जिले इंतजामिया के अलावा लोकल बॉडीज का भी एक मरबूत निजाम कायम कर रखा था। तालीम, सेहत, सफाई, शहर की सड़कें, पार्क, खेल के मैदान और सिविल डिफेंस वगैरह सब यूनियन काउंसिलों और म्यूनिसिपल कमेटियों के जिम्मे होते थे और वो इस मामले में खुद मुख्तार भी थीं। इन तमाम कामों के लिए ज़राए आमदन के तौर पर महसूल चुंगी वसूल करती थीं। ये ग्रास रूट सतह की जमहूरियत थी जिसे अंग्रेज ने मुतारिफ करवाया। इससे पहले बरे सगीर पाको हिंद में पंचायत और जरगे जैसे मजबूत इलाकाई इदारे काम कर रहे थे जिनसे दही बल्कि नीम शहरी मुआशरों का निजाम कार चलता था। अंग्रेज ने जब जिलाई सतह को एक इंतजामी यूनिट का दर्जा दिया तो इन्हीं दोनों निजाम हाय कार के बुनियादी खदोखाल और मनासिब कार को मुख्तलिफ इदारों में तकसीम कर दिया और यूं जिला एक ऐसा मरबूत यूनिट बन गया जिसमें आम आदमी के तहफ्फुज के लिए अमने आमा का निजाम, तरक्याती जरूरियात के लिए म्यूनिसिपल निजाम और अदल के हुसूल के लिए सेशंस जज की अदालतें मौजूद हुआ करती थी। ये एक मरकजी हुकूमत का छोटा सा ढांचा था जिसकी मरकजियत के लिए डेप्यूटी कमिश्नर का ओहदा तख्लीक किया गया और उसे वसी इख्तियारात देने का मतलब भी यही था कि लोगों की तमाम शिकायत का इजाला यहीं पर हो जाए और सूबाई या मरकजी सतह तक जाना ना पड़े। यही वजह है कि इस 100 साल के अरसे में आला अदालतों में बहुत कम मुकदमात आए और ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का तो कोई नामो निशान तक ना था। अंग्रेज ने अवाम को ये कुछ अता करने के बावजूद एक अहम चीज का इख्तियार इस महकूम हिंदुस्तानी कौम को नहीं दिया और वो थी सियासी आजादी और खुद मुख्तारी। हमें अंग्रेज ने ये दर्ज घोट घोट कर पिलाया कि बेहतरीन जमहूरियत तो मकामी जमहूरियत या ग्रास रूट निजाम कार ही होता है। बुनियादी जमहूरियत को अहमियत देने का मतलब दरअसल ये था कि ए हिंदुस्तान के कुन जहन बासियों, तुम्हारी सतह बस इतनी ही है कि तुम सड़कें पुल बनाओ, सेहत और सफाई का निजाम चलाओ, स्कूल और फायर ब्रिगेड कायम करो, लेकिन खबरदार ये मत सोचना कि इस मुल्क की खारिजा पॉलिसी क्या हो सकती है, जंगे अजीम अव्वल और दोयम में कितने सिपाहियों को झोंकना है, अफगानों से कब और क्यों लड़ना है और हमारी सनतें कैसी होंगी, किस किस्म की मसनूआत होनी चाहिए, हमारी तिजारत किससे होगी और क्या हम बरतानिया के अलावा भी तिजारत कर सकते हैं, हमारा निसाब तालीम क्या होगा, हमारे कानून अदल की बुनियाद क्या होगी। ये और ऐसे तमाम आला काम तुम जैसे कुन जहन, गबी और महकूम हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे। अंग्रेज के बनाए हुए ये उसूले हुक्मरानी ही थे कि जब कभी भी इस मुल्क पर कोई डिक्टेटर आया उसने पाकिस्तानी कौम को कुन जहन, गबी और जाहिल समझकर यही कहा कि बेहतरीन जमहूरियत तो मकामी जमहूरियत होती है। ए पाकिस्तानियों, तुम लोकल बॉडीज के निजाम पर इक्तफा करो और अपने इलाके को खूबसूरत बनाओ और याद रखो अमरीका से ताल्लुकात कैसे और किस तरह के होने चाहिए, अफगान पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, IMF से कर्जा कब लेना है, देहातों और मंडियों से मरबूत सड़कों की बजाय सिर्फ अशराफिया के लिए मोटरवे क्यों बनाना है, F-16 खरीदने हैं या JF थंडर, ऐसे तमाम मामलात का फैसला हम खुद करेंगे क्योंकि सिर्फ हम ही इन बातों का शऊर रखते हैं। यही वजह है कि अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान को लोकल बॉडीज के इदारे तोहफे में दिए और उन्हें बहुत हद तक खुद मुख्तार भी कर दिया। लेकिन सूबाई और मरकजी सियासत का वैसे ही गला घोंटा गया जैसे अंग्रेज दौर में सियासतदानों को मुतीओ फरमा बरदार बनाया जाता था। ताकत के बलबूते पर बरसर इक्तदार आने या जमहूरी तौर पर मुंतखब होकर हुक्मरान बनने वाले गिरोह दोनों में कभी इस मामले में इख्तिलाफ ही नहीं रहा कि उन्होंने पूरे इंतजामी ढांचे के दो मरकजी किरदारों की कुव्वत और ताकत को अपने हाथ में लेना है, एक डेप्यूटी कमिश्नर और दूसरा SHO। यही वजह है कि 1958 के पहले मार्शल लॉ में इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके इक्तदार को मुस्तहकम किया गया था और ये तजर्बा कामयाब था। मादिर मिल्लत को शिकस्त देने और अयूब खान को जितवाने में इंतजामिया ने वैसे ही इंतहाई फाल किरदार अदा किया जैसा वो ताजे बरतानिया के मुखालिफिन को कुचलने में किया करती थी। जुल्फिकार अली भुट्टो चूंकि अयूब खान का चीफ पोलिंग एजेंट था
اس لیے اسے ان کی طاقت کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی اس سول سروس کو تابع فرمان بنانے کے لیے آئین پاکستان میں موجود وہ ایسے تمام تحفظات ختم کر دیے جس کی وجہ سے یہ افسران خود کو محفوظ خیال کیا کرتے تھے۔ اب ان کی نوکریاں وزیر اعظم کی جنبش قلم کی محتاج ہو کر رہ گئیں۔ لاتعداد افسران جو عزت سے زندگی گزارنا چاہتے تھے سیکریٹریٹ کے کھڈے لائن پوسٹنگز پر چلے گئے۔ یحییٰ خان نے 303 اور پھر بھٹو نے 1400 افسران کو نکال کر ایک خوف پھیلایا جس کا مطلب یہ تھا اگر تم ہر جائز و ناجائز بات نہیں مانو گے تو پھر تمہارا انجام اس قدر عبرتناک ہوگا کہ تمہاری کہیں کوئی سنوائی بھی نہیں ہوگی۔ بھٹو کے آئین کو نافذ ہوئے آج 49 برس ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لاتعداد حکومتیں آئیں، جنیجو جیسے بااصول وزیر اعظم سے لے کر عمران خان جیسے تبدیلی کے خواہش مند رہنما تک، مگر کسی نے اس سول سروس کو وہ آئینی تحفظات دینے کے بارے میں سوچا تک نہیں جن سے یہ خود کو محفوظ خیال کریں اور ایمانداری پر ڈٹ جائیں۔ ان سیاستدانوں اور جرنیلوں کو معلوم تھا کہ اگر ایسا کر دیا گیا تو کسی سرپھرے ایماندار آفیسر کا ہاتھ ان کے گریبان تک آ سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ برسر اقتدار ہوں۔ اب نواز شریف اور بے نظیر دونوں نے وہ کھیل کھیلا کہ پاکستان کی پوری بیوروکریسی دو وفادار گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان افسران کو بددیانتی اور کرپشن کے تمام گر ازبر تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں دونوں سیاسی پارٹیوں کے لوگ کار سرکار کی الف بے سے بھی واقف نہ تھے۔ بیوروکریسی نے ان سے مل کر اس پاکستان کی شاہراہ سے ایسے تمام سپیڈ بریکر اڑا دیے جو کرپشن کی گاڑی کی رفتار کم کر سکتے تھے، اور پھر یہ گاڑی فراٹے بھرنے لگی اور 50 سال سے تیز رفتاری سے دوڑ رہی ہے۔ ضیاء الحق سے لے کر اب تک جو کوئی بھی حکمران ہوا، ان افسران نے اس کی خواہشات کے عین مطابق کرپشن اور بددیانتی کے پروجیکٹ نہ صرف تخلیق کیے بلکہ انہیں وسعت بھی دی۔ گزشتہ 40 سال کے عرصے میں اس سول سروس کا سائز 1947 سے 10 گنا زیادہ بڑھا ہے اور اس ملک پر قرضوں کا بوجھ 500 گنا زیادہ ہوا ہے۔ پاکستان کی تباہی میں جہاں سیاستدانوں اور جرنیلوں کا حصہ بدرجہ اتم ہے، وہیں اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سول سروس کے افسران زیادہ مجرم ہیں، کیونکہ یہی تو تھے جو سیاستدانوں اور جرنیلوں کے حکم پر کرپشن کی گاڑی کی رفتار ان کی منشا کے مطابق کبھی تیز اور کبھی سست کرتے رہتے تھے۔